हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ एम्फीबियंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे एम्फीबियंस के एग में क्लीवेज की। एम्फीबियंस में होता है रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इसमें जो एग होता है उसमें वेजिटल पोल पर यॉर्क काफी डेंस होता है। सबसे पहला क्लीवेज एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ चलेगा। एनिमल पोल में ये क्लीवेज थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि वहां पर यॉर्क नहीं है या बहुत कम है, लेकिन वेजिटल पोल तक आते आते इस क्लीवेज की स्पीड कम हो जाएगी। जब तक ये फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीट नहीं होगा उससे पहले दूसरा क्लीवेज शुरू हो जाएगा। ये दूसरा क्लीवेज फर्स्ट क्लीवेज के परपेंडिकुलर होता है और ये क्लीवेज भी एनिमल पोल से वेजिटल पोल तक जाता है। तो अगर पहला क्लीवेज इस डायरेक्शन में हो रहा है तो दूसरा क्लीवेज इस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों क्लीवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इन दोनों क्लीवेजेस के बाद जो तीसरा क्लीवेज होगा वो इन दोनों ही क्लीवेज के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि थर्ड क्लीवेज विल बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेज। तो अगर पहला क्लीवेज ऐसे हुआ था, दूसरा क्लीवेज ऐसे हुआ था, तो तीसरा क्लीवेज होगा ऐसे। ये तीसरा क्लीवेज इस एग को दो अलग अलग हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करता है। ये थर्ड क्लीवेज एग्जैक्टली इस एग के सेंटर से नहीं होता, बल्कि थोड़ा एनिमल पोल की तरफ ये क्लीवेज होता है। इसको समझने के लिए आप अपने घर में एक नींबू लीजिए, उसको पहले ऊपर से नीचे काटिए, फिर ऐसे काटिए दूसरे डायरेक्शन में, और थर्ड जो आप इसको कट करेंगे अपने लेमन को, वो सेंटर से ना कट करके थोड़ा ऊपर की तरफ से कट करेंगे। जब आप इतने कट्स अपने लेमन में लगा देंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर की तरफ 4 छोटे पीसेस हैं और नीचे की तरफ 4 बड़े पीसेस हैं। मतलब इस एम्फीबियन के एग में ऊपर 4 छोटे 4 स्मॉल ब्लास्टोमियर्स हैं जिनको हम माइक्रोमियर्स भी बोलते हैं, और नीचे इसके ठीक नीचे 4 बड़े सेल्स हैं या फिर 4 लार्ज साइज्ड ब्लास्टोमियर्स जिनको हम मैक्रोमियर्स भी बोलते हैं। 16 to 64 सेल स्टेज को बोलते हैं मॉडुला, और जब ये एग 128 सेल स्टेज में पहुंचता है तब इसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक कैविटी बनने लगती है और इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। अब ब्लास्टोसील बनने के क्या फायदे हैं? जैसा कि आपने गैस्ट्रुलेशन में पढ़ा था, जब ब्लास्टोसील बनती है उसके बाद ही सेल्स माइग्रेट करना शुरू करते हैं। सेल्स के अलग अलग तरह के माइग्रेशंस होते हैं, जैसे कि इन्वोल्यूशन, इन्वेजिनेशन, एपिबोली एक्सेट्रा, जो आगे आएगा। दूसरा, ब्लास्टोसील बनने के बाद जो 2 अलग अलग सेल्स एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट थी, और एक सेल मान लेते हैं जिसको एंडोडर्म बनाना था और दूसरी लेयर ऑफ सेल्स जिसको मेसोडर्म बनाना था, ये दोनों ही सेल्स या दोनों ही लेयर ऑफ सेल्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करती क्योंकि इनके बीच में आ जाता है गैप बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसील। इस ब्लास्टोसील के बनने की वजह से एक लेयर सेल्स की दूसरी लेयर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी और दोनों ही सेल्स, दोनों ही लेयर ऑफ सेल्स अपने अपने फेट की तरफ मूव करेंगी। जिन सेल्स को एंडोडर्म बनाना है वो एंडोडर्म बनाएंगी, जिन्हें एक्टोडर्म बनाना है वो एक्टोडर्म बनाएंगी, और जिन्हें मेसोडर्म बनाना है वो मेसोडर्म बनाएंगी। दोस्तों, इस सेल डिवीजन के टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडहेसिव प्रोटीन सेक्रेट होता है जिसे बोलते हैं ईपी कैटेसिन। ऐसा माना जाता है कि अगर गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर, सेल डिवीजन के टाइम पर ये ईपी कैटेसिन प्रोटीन सेक्रेट नहीं होगा तो सेल्स इधर उधर अपने ही हिसाब से मूव करना शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से, क्योंकि इनकी जो एडहेसिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत ही कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जो ब्लास्टुला होगा वो बहुत ही ऑब्लिटेटेड होगा, अजीब सा ब्लास्टुला बन जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आता है गैस्ट्रुलेशन। हम गैस्ट्रुलेशन की बात करेंगे जीनोपस के केस में। हालांकि फ्रॉग में अलग अलग कैटेगरीज आती हैं एम्फीबियंस में, और अलग अलग फ्रॉग्स अपने अपने हिसाब से गैस्ट्रुलेशन करते हैं। सभी फ्रॉग्स में या सभी एम्फीबियंस में बिल्कुल एक सेम पैटर्न नहीं चलता है। हर एक स्पीशीज में अपना थोड़ा थोड़ा अलग अलग पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीनोपस की। दोस्तों, जीनोपस के केस में जो मेसोडर्मल प्रिकर्सर्स हैं वो बहुत ही डीप लेयर ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के प्रिकर्सर्स हैं वो सुपरफिशियल लेयर में प्रेजेंट होते हैं।
जो एनिमल हेमिस्फीयर के सरफेस पर सेल्स हैं वो बनाती हैं एक्टोडर्म, और जो वेजिटल हेमिस्फीयर के सरफेस पर सेल्स हैं वो बनाती हैं एंडोडर्म, और वो सेल्स जो अंदर की तरफ प्रेजेंट हैं वो बनाती हैं मेसोडर्म। अब ये जो फेट मैप होता है एम्फीबियन एग में, ये डिटरमाइन होता है दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स से। एक होता है वेज टी और दूसरा होता है वेज 1। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर वेज टी प्रोटीन को इनहिबिट कर दें या फिर वेज टी प्रोटीन बनाने वाले आरएनए को वाया सम एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी उसको हम ब्लॉक कर दें तो फिर नॉर्मल फेट नहीं होता है। इस केस में जो एनिमल थर्ड सेल्स होती हैं वो बनाती हैं एपिडर्मिस, जो मार्जिनल सेल्स होती हैं जिनको ऑलरेडी मेसोडर्म बनाना था वो बनाती हैं एपिडर्मिस और न्यूरल टिश्यू, और जो वेजिटल थर्ड हाफ पे सेल्स होती हैं वो बनाती हैं एक्टोडर्म और मेसोडर्म, और एंडोडर्म बनती ही नहीं है। दैट सिंपली मीन्स कि वेज टी प्रोटीन का होना एंडोडर्म के बनने के लिए बहुत जरूरी है, या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मल ब्लास्टोला और नॉर्मल एम्ब्रियो बनाने के लिए वेज टी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन ऑब्वियसली एक ऐसी स्टेज है जहां पर सेल का कंट्रोल उसकी न्यूक्लियर मशीनरी ले लेती है। अब सेल डिवीजन न्यूक्लियस से रेगुलेट होगा, इसके बारे में हम पहले भी काफी बातें कर चुके हैं। इसके लिए फिर से बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें से एक है वेज टी। ब्लास्टोपोर की पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए वेजिटल सेल्स मेन रोल प्ले करती हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो एग होता है उसमें एक साइड से स्पर्म एंटर करता है, जिस साइड से स्पर्म एंटर करता है उसके ठीक अपोजिट साइड पर बनता है ग्रे क्रिसेंट, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होता है वो 30 डिग्री मूव कर जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ स्पर्म। तो जब कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म मूव कर जाएगा तो 30 डिग्री एंगल स्पेस छोड़ेगा स्पर्म वाले पॉइंट की एंट्री से अपोजिट पॉइंट पर, और इसी पॉइंट पर बनता है ब्लास्टोपोर, और यही साइड बनाती है बॉडी का डोर्सल पार्ट। अब एम्फीबियंस में सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन विजिबल होता है जब मार्जिनल सेल्स सिंक करती हैं एम्ब्रियो में डोर्सल साइड पर। एम्ब्रियो की डोर्सल साइड पर मार्जिनल सेल्स एम्ब्रियो में सिंक करती हैं, उस टाइम पर दिखता है कि गैस्ट्रुलेशन शुरू हो चुकी है। इन सेल्स की एपिकल बेसल लेंथ इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से इनकी शेप हो जाती है बॉटल टाइप, इनको बॉटल सेल्स भी बोलते हैं। ये वही बॉटल सेल्स हैं जो मार्जिनल जोन के इन्वोल्यूशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ये बॉटल सेल्स मार्जिनल जोन के इन्वोल्यूशन को इनिशिएट करती हैं, लेकिन ये बॉटल सेल्स इस मार्जिनल जोन के इन्वोल्यूशन को कंटिन्यू नहीं करती, सिर्फ इनिशिएट करती हैं, इनिशिएट करके छोड़ देती हैं। अगर ये बॉटल सेल्स नहीं होंगी तो मार्जिनल जोन्स का ये जो इन्वोल्यूशन है ये इनिशिएट नहीं होगा, लेकिन एक बार ये इनिशिएट हो गया उसके बाद आप यहाँ से बॉटल सेल्स निकाल लीजिए तो भी ये मूवमेंट चलता रहेगा, मतलब इसके कंटिन्यूएशन में बॉटल सेल्स का कोई इफेक्ट नहीं है। तो एम्फीबियन के एग में जो गैस्ट्रुलेशन में जो मेजर मूवमेंट शो हो रहा है वो हो रहा है इन्वोल्यूशन का, और ये इन्वोल्यूशन किस चीज का है? सब सरफेस मार्जिनल सेल्स का, ना कि सुपरफिशियल सेल्स का। जो सब सरफेस मार्जिनल सेल्स हैं उनका इन्वोल्यूशन होगा, और यही इसमें गैस्ट्रुलेशन का इनिशिएशन पॉइंट है। जो सुपरफिशियल लेयर है वो अंदर की तरफ पुल होगी और वो बनाएगी एंडोडर्मल लाइनिंग आर्केंट्रॉन की। जैसा कि मैंने बताया कि मेसोडर्मल सेल्स अंदर की तरफ मूव करती हैं वाया इन्वोल्यूशन, और ये बनाती हैं एक इन्वोल्यूटिंग मार्जिनल जोन। ये इन्वोल्यूटिंग मार्जिनल जोन दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है सरफेस और दूसरा होता है डीप लेयर्स का। इस इन्वोल्यूटिंग मार्जिनल जोन के सुपरफिशियल लेयर में होता है आर्केंट्रॉन, एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ आर्केंट्रॉन, और उसके डीप लेयर में होता है मेसोडर्म जो आगे चल के नोटोकॉर्ड बनाता है। जहां एक और मेसोडर्म शो करता है इन्वोल्यूटिंग मूवमेंट, वहीं दूसरी तरफ एक्टोडर्म शो करता है एपिबोली मूवमेंट। इस एपिबोली मूवमेंट की हेल्प से ये पूरे एम्ब्रियो को कवर कर लेता है। तो दोस्तों, एम्फीबियन के डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आज के वीडियो में इतना ही। इसके ऊपर और भी वीडियोस आने वाले हैं क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।